हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए वेलकम बैक। तो हमने आईसीडीआर स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। अब हम प्रॉपर आईसीडीआर का स्टार्टिंग में पहले हम जर्नी पूरा पढ़ेंगे। अभी तक आईसीडीआर 2018 तक हम कैसे आए, पास्ट उसका क्या रहा है, और फिर हम आईसीडीआर 2018 को स्टडी करेंगे, किस पे अप्लाई होता है, फिर उसमें क्या क्या आता है। फिर उसमें हमने देखा था कि हम आईपीओ एफपीओ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हिस्ट्री दी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि जर्नी आईसीडीआर की कैसे रही है, ठीक है। कैपिटल मार्केट का मतलब ये जो रेगुलेशन है, फंड रेजिंग का ये जो पूरा रेगुलेशन है, ये कैसे इवॉल्व हुआ है, ये आपको बेसिक इसका एक आउटलाइन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो था, जो लॉ था इसके पीछे, उसका नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट। मतलब एक्ट का नाम ये था, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947, ठीक है। 1947 से प्रॉपर रेगुलेशंस हमने इंडिया ने बनाए हैं आजादी के बाद। तो आजादी से स्टार्टिंग में ये पूरा लॉ था, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947, और जो अथॉरिटी का नाम था वो था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ठीक है, वो बॉडी का नाम था। फिर काफी सालों तक वही चला, क्योंकि हम 1991 के पहले तक लिबरलाइज नहीं थे, ठीक है, ग्लोबलाइज नहीं थे, बाहर का पैसा इंडिया में आ ही नहीं सकता था, तो डोमेस्टिक इश्यूज ही होते थे। बहुत ज्यादा कैपिटल मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था जितना आज की डेट में है। था बीएससी एनएससी तो हमने पढ़ा है, बीएससी तो 1875 से था और एनएससी 1994 1995 से स्टार्ट हुआ। तो तब स्टॉक एक्सचेंज तो था बट उतना डेवलप नहीं था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रेगुलेशंस या रेगुलेटर का बहुत ज्यादा काम था नहीं, ठीक है। तो गाड़ी चलती रही 1992 तक, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज ने ही इसको रेगुलेट किया। और फिर जैसे ही 1991 में हमारे फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जो कि आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में काफी बार पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उसके बाद जैसे ही इकोनॉमी ओपन अप हुई तो बाहर का पैसा इंडिया में आने लगा, बाहर की कंपनियां इंडिया में आने लगी, तो हमारा कैपिटल मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, फॉरेन पार्टिसिपेशन हो गया, हमारे लोग भी बाहर जाने लग गए। तो तब नीड फील हुई, और 1991 में बहुत ज्यादा स्कैम हुए थे, आपने स्कैम 1992 भी सुना ही होगा। तो बेसिकली सेबी का जो जन्म है वो स्कैम के वजह से ही हुआ है। मतलब प्लानिंग ऑलरेडी थी कि सेबी जैसा एक डेडिकेटेड प्रॉपर ऑटोनोमस बॉडी बने, ऑटोनोमस एक बॉडी बने जो सिर्फ कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करे। तो ये आइडिया 1988 में ही था, सेबी 1988 में ही बन चुका था, पर उसको पावर देके एक्टिवेट नहीं किया गया था। फिर जैसे ही स्कैम हुआ 1992 में, और जब मार्केट का कॉन्फिडेंस बहुत लो था, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर गया था 1992 स्कैम जैसे पब्लिक में आए, तो इमीडिएटली फिर ये अर्जेंसी में सेबी को उन्होंने पावर दे दिए, गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके पावर दे दिया। फिर सेबी का जो एक्ट है 1992 वो भी बाद में पास हो गया। तो वो इमरजेंसी जो सेबी को अचानक से पावर देके और एक्टिवेट किया गया, वो एक पब्लिक कॉन्फिडेंस को फिर से लाने के लिए किया गया था कि ठीक है, पहले हमारा रेगुलेटर इतना नहीं था, ऑटोनोमस नहीं था, बहुत ज्यादा पावर्स नहीं थे उनके पास, पर अब वो कॉन्फिडेंस फिर से लाने के लिए उन्होंने सेबी को पावर दे दिए। और सेबी के पास काफी ज्यादा पावर्स दिए गए हैं, जो आप सेबी एक्ट भी हम जब पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि सेबी के पास कितने ज्यादा पावर्स दे दिए गए हैं जो पहले इतने नहीं थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 से वो रेगुलेटर बना, और फिर हमारा 1992 में सेबी बना 1992 में, और फिर सेबी ने पहला जो रेगुलेशन बनाया कैपिटल मार्केट के ऊपर, इश्यूज के ऊपर, फंड रेजिंग के ऊपर, उसका नाम था डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डीआईपी कहते थे उसको, डीआईपी रेगुलेशंस 1992, ठीक है। तो पहले डीआईपी रेगुलेशंस बने 1992 में, सेबी ने बनाए पहली बार, फिर उसको कंसोलिडेट किया, क्योंकि 1992 में पहले हमने गाइडलाइन लाई, फिर हम उसको बार बार चेंज करते हैं,
उसमें सर्कुलर्स लाते हैं, एडिशनल चीजें ऐड करते हैं। तो उन्होंने 2000 में एक कॉम्पेंडियम बनाया कि जो हमारा ओरिजिनल रेगुलेशन है प्लस जो जो चीजें 1992 से लेके 2000 ये जो 7-8 साल हैं इसमें जो भी एडिशंस हुए थे वो सब कंपाइल करके एक कॉम्पेंडियम इशू किया जिसमें पूरे गाइडलाइंस एक जगह पे दिए गए थे। मतलब कुछ नया नहीं लाया, थोड़े बहुत चेंजेस किए और जो बीच बीच का सब था उसको एक कंपाइल करके दे दिया। तो एक कॉम्पेंडियम इशू किया गया सेम नाम से सेबी डीआईपी रेगुलेशंस, जनवरी 27, 2000 में ये दिया गया। मतलब उनको सिंप्लीफाई किया गया, समराइज किया गया, क्योंकि अलग अलग जगह पे सर्कुलर्स होते हैं तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका फॉलो करना है किसी को तो बहुत मशक्कत हो जाती है। तो बस वो सिंप्लीफाई किया उन्होंने और 2000 में उन्होंने कॉम्पेंडियम रिलीज कर दिया। पढ़ते जाते हैं चलो, फिर मैं आपको मेजर स्टेप्स लास्ट में बता दूंगा। चलिए, इंडिया assured from a merit-based regime, Controller of Capital Act, to disclosure-based regime। पहले डिस्क्लोजर्स का इतना नहीं था, इसीलिए ही फ्रॉड हुए। बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं देने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री थे, काफ़ी इनिशियल और नेसेंट स्टेज पे थे। ग्रेजुअली जैसे से हम डेवलप हुए, हमने बाहर के कंट्रीज से देखा, स्टडी किया, तो हमको समझ में आया कि डेवलप्ड कंट्रीज कैसे वर्क करती हैं, वहां पे कंपनीज पैसे रेस करती है तो क्या क्या रेगुलेशंस होती हैं। तो धीरे धीरे ही समझ में आता है, ठीक है। नए नए हम 1947 में आज़ाद हुए थे तो हमारी प्रायोरिटीज, हमारा फोकस काफ़ी अलग था, ठीक है। तो उस वजह से काफ़ी लूपहोल्स थे, ठीक है। तो सेबी में जब आया पावर, जब सेबी को दिया गया तो सबसे बड़ा जो ट्रांजिशन था वो यही था कि हम अब डिस्क्लोजर बेस्ड रेजिम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा ये करेंगे, ताकि जो इन्वेस्टर है, जिसको जो पैसा दे रहा है, उसको मतलब सुपरमेसी दी गई है कि वो उसका अधिकार है हर चीज जानना। अगर वो पैसा दे रहा है उसको हर चीज पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में, पैसा कहां जा रहा है, कब तक लगेगा, कहां लगेगा, कंपनी का पूरा हिस्ट्री वो जानना उसका अधिकार है। तो डिस्क्लोजर बेस्ड रेजिम पे ज्यादा स्ट्रेस किया गया। तो ये मेजर ट्रांजिशन था। फिर है अंडर कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू साइज एंड प्राइस वेर अप्रूव्ड बाय सीसीआई। मतलब बहुत ज्यादा टाइट रेगुलेशंस थे, जैसे सेबी भी हर चीज अप्रूव करता है उसके बाद ही आप पैसा रेस कर पाते हो, वैसे ही सीसीआई जो है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज जो अथॉरिटी थी वो हर फंड रेजिंग को पहले अप्रूव करती थी आफ्टर एग्जामिनिंग वेरियस पैरामीटर्स एंड द रेशियोज। इवन प्राइस के भी नॉर्म्स थे। आज अगर आप लॉ पढ़ोगे, आज प्राइस को लेके कोई लॉ नहीं है। अगर मेरा एक शेयर है, मैं कितने में भी उसको इशू कर सकता हूं, मेरे को लॉ रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। पहले रेस्ट्रिक्शन थी, प्राइस आप कितना रख सकते हो उसके लिए भी रेगुलेशन थे। आज हम इतना फ्री हो गए कि आज प्राइसिंग पे कोई नॉर्म नहीं है। इशूअर जो है, जो कंपनी है जो पैसा रेज कर रही है, वो अपना प्राइस शेयर का खुद डिसाइड कर सकती है। लॉ उसको कहीं भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, कोई मिनिमम मैक्सिमम प्राइसिंग का कोई नॉर्म नहीं है, ठीक है। फिर ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, विद द रिपील मतलब वापस लिया गया लॉ 1992 में। जब सेबी को पावर दिया गया तो 1947 का ये जो एक्ट है इसको रिपील किया, इसको बंद कर दिया और फिर सीधे पावर दे दिया गया सेबी को, ठीक है। विद द रिपील ऑफ कैपिटल इशूज कंट्रोल एक्ट 1947, all the guidelines, notifications, circular, etc. issued by the office of CCI, controller of capital issues, become defunct। ठीक है, मतलब वो inactive हो गए, उसको अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। SEBI was given the mandate to regulate the issuance of securities, namely the guidelines for disclosure and investor protection, DIP 1992. Later, SEBI issued a compendium containing consolidated guidelines, circulars, instructions relating to the issue of capital effective from January 27th 2000, compendium titled same SEBI DIP, ठीक है, disclosure and investor protection guidelines 2000 replaced the original guidelines issued in June 1992 and clarifications thereof. On August, फिर 9 साल बाद फिर अपडेट आया, August 26 2009। मतलब 8-9 साल में चेंजेस आते रहे। 1992 में पहला आया, फिर 2000 में आया, 2000 के बाद 2009 में आया, फिर 2009 के बाद 2018 में आया। इत्तेफाक ही है ये कि 8-9 साल में ही बार बार इसमें अपडेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो डीआईपी के बाद 2009 में
पहली बार ये नाम आया आईसीडीआर, ठीक है। नोटिफाइड द सेबी रिसाइंडेड द डीआईपी गाइडलाइंस 2000 जो ऊपर लिखी हुई है, उसको रिसाइन किया, बंद कर दिया और उसकी जगह पे नोटिफाई किया सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009। तो आईसीडीआर पहली बार नाम स्टार्ट हुआ था 2009 में, ठीक है। और फिर अब ये बार बार हो क्या रहा है, 8-9 साल में आप सोचो कितने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। एक कंट्री 8-9 साल में कितना बदल जाता है, उसके बिजनेसेस, उसके अदर जो भी लॉज हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज इतनी बदल जाती है कि रेगुलेशंस को भी उस हिसाब से बदलना पड़ता है। जैसे आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, मुझे आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक का ये जो ट्रांजिशन हुआ है या अभी भी हो रहा है, उसको कितने साल हुए हैं? 4-5 साल ही हुए हैं। 4-5 साल 6 साल पहले आप देखोगे बहुत ज्यादा ऑनलाइन था ही नहीं, कैश में ही सब चीजें होती थी। अब सडनली 4-5 साल में बहुत ज्यादा रेशो जो है वो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा हो गया है। अब जो 2018 की भी गाइडलाइंस है, मुझे बताओ आज वो भी कितनी पुरानी है, 6 साल हो गए। अब ऐसा समझ लो 2-3 साल और बाद फिर से आईसीडीआर 2018 भी रिसाइन किया जाएगा और एक नया आईसीडीआर बनेगा। आज के हिसाब से गाइडलाइंस बनेंगे और इस 8-9 साल में जो अदर लॉ हैं, अदर लॉ भी तो होते हैं ना, कंपनीज एक्ट होता है, फिर जो अदर रेगुलेशंस आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इतने सारे अदर लॉ होते हैं, वो भी थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं और उनका भी कनेक्शन आईसीडीआर से रहता ही है। तो वो सब अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर दिया है देखो कि इतिहास में, कंपनीज एक्ट के इतिहास में भी एक बहुत बड़ा इवेंट आया था 2013 में, 2013-2014 में, कि कंपनीज एक्ट सदियों से एक चल रहा था, कंपनीज एक्ट 1956, नाम तो सुना ही होगा। तो कंपनीज एक्ट 1956 पहली बार रिप्लेस हुआ, अमेंड तो वो होता ही था हर साल, बट कंप्लीटली पुराना हटा के नया लॉ पहली बार आया था कंपनीज एक्ट 2013, जो लगभग 2014 से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। अब इतना बड़ा मेजर इवेंट था, सोचो कंपनीज एक्ट अगर अपडेट हो रहा है तो काफी चेंजेस तो हुए होंगे। तो 2009 का जो आईसीडीआर था उसमें तो ये सब इनकॉर्पोरेटेड था ही नहीं, समझ रहे हो। बेस लिस्टेड कंपनी का रेगुलेशन अलग चल रहा है, अनलिस्टेड या जो ओवरऑल कंपनी का जो लॉ है कंपनीज एक्ट, वो इतना बड़ा अपग्रेड हुआ है, तो वो इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी लगा और इसीलिए आईसीडीआर 2018 आया। मेजरली कंपनीज एक्ट के चेंजेस उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए और अदर लॉ के भी जो चेंजेस थे उसको सिंक्रोनाइज करके आईसीडीआर को अपडेट किया गया 2018 में, ठीक है। तो वो दिया है टू अलाइन द प्रोविजंस अंडर आईसीडीआर रेगुलेशंस विद द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अलाइड रेगुलेशंस। बहुत सारे जो कॉर्पोरेट लॉज होते हैं अलग, फेमा वगैरह, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत सारे एक्ट होते हैं। SEBI issued a consultation paper detailing the suggestive changes under various fundraising options by listed issuers. Between 2009 till date, यानी 2018, numerous amendments have been made to ICDR regulations. Different types of offerings to raise funds in the primary market have been introduced. Further, there have been changes in the market practices, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अरे मार्केट भी तो बदल रहा है ना, मार्केट के अगर तौर तरीके बदल रहे हैं तो कानून भी तो उसके लिए ही होता है। लॉ किसके लिए है? मार्केट प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए तो है ना। तो अगर मार्केट प्रैक्टिसेस बदल रहे हैं तो उसका लॉ भी तो थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो वो मार्केट प्रैक्टिसेस को भी इनकॉर्पोरेट, चेंजेस उसमें जो हुए हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी होता है। फर्दर देयर हैव बीन चेंजेस इन द मार्केट प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. A need was thus felt to review and realign the ICDR Regulation 2009 with these developments and to ensure that they reflect the best practices adopted globally. मतलब जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, मोबाइल का, एंड्रॉइड का वर्जन अपग्रेड होता है, तो वैसे लॉ को भी अपग्रेड करना जरूरी होता है. तो वो नीड फील हो गई कि यार बहुत समय हो गया, बहुत चेंजेस हो गए और बहुत ज्यादा मार्केट में और जो तौर तरीके चलते हैं बिजनेस करने के वो भी बदल गए. तो फंड रेज करने के भी तौर तरीके इंप्रोवाइज होने चाहिए. इन व्यू ऑफ द सेम सेबी कंस्टिट्यूटेड आईसीडीआर कमिटी. ठीक है, ये टिपिकल एक सेबी का प्रोसीजर होता है कि पहले कमिटी बनाओ, वो स्टडी करेगी, वो आपको फिर रिकमेंड करेगी. बेस्ड ऑन दैट रिकमेंडेशन आप कंसल्टेशन पेपर रिलीज करते हो. फिर कंसल्टेशन पेपर बेसिकली कमेंट्स मांगता है
फिर कमेंट्स आप लेते हो, फिर कमेंट्स में अगर आपको लगता है जेन्युइनली कुछ अच्छे सजेशंस हैं तो आप अपने ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट करते हो, फिर आप गाइडलाइन पब्लिक डोमेन में रखते हो और फिर गाइडलाइन पे भी जो फाइनल और आएगा कमेंट्स, उसको चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके आप गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट कर देते हो। एक टिपिकल ऐसा हर रेगुलेशन के लिए सेबी का इस तरह का प्रोसीजर होता है, तो वो यहां पे आउटलाइन किया गया फॉर आईसीडीआर 2018। ठीक है, तो उन्होंने कमिटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पृथ्वी हल्दिया इन जून 2017 टू रिव्यू द आईसीडीआर रेगुलेशन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो क्यों रिव्यू करना पड़ा? नंबर 1 कि लैंग्वेज सिंप्लीफाई करो। ये प्रॉब्लम काफी समय से फील हुआ है कि लॉ की लैंग्वेज बहुत ही टेक्निकल होती है और इसीलिए सिर्फ प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में काम करते हैं या जो लॉ पढ़ चुके हैं उन्हीं को ये लैंग्वेज समझ में आती है, जनरल या कॉमन मैन को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इंप्लीमेंटेशन में इसलिए दिक्कत होती है। लॉ हमेशा ऐसा बनना चाहिए, उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उसको पढ़ के समझ पाए। तो ये एक लंबे समय से एफर्ट चल रहा है, हर लॉ में चल रहा है कि लॉ की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर सके ताकि कॉमन मैन भी उसको समझ पाए। तो यहां पे भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव यही था, टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन द रेगुलेशंस। थोड़ा बहुत हुआ भी है बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज भी नहीं हुआ है कि पुराना नया कुछ अलग ही, ऐसा भी नहीं है। थोड़े थोड़े माइनर इंप्रूवमेंट्स थे। कॉम्प्लेक्सिटीज यस थोड़े थोड़े कम किए हैं, ये तो मैं मानूंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था उनका, कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करना, क्योंकि नंबर ऑफ इश्यूज बहुत ज्यादा है। आप जब पढ़ोगे चैप्टर सबसे भारी है, ये चैप्टर परेशान कर देगा आपको। जेन्युइनली आप पूछोगे मुझे जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि सर समझ में आ गया है पर रिवाइज कैसे करें, इसको रिवाइज कैसे करें? ये शुरू तो हो जाता है, खत्म नहीं होता। इतना लेंथी चैप्टर है, आपको बहुत शॉर्ट में दिया है। ओल्ड सिलेबस जब था बहुत ज्यादा डिटेल था ये, और बहुत अच्छा एक चेंज किया है आईसीएसआई ने। ये ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा पेज का चैप्टर था, 100 पेजेस से भी ज्यादा सिर्फ एक चैप्टर था। अभी आपकी लेंथ देखोगे तो काफी शॉर्ट कर दी है, जो कि एक वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली आपको प्रोफेशनल में भी है, प्रोफेशनल में भी है। तो यहां इतना बर्डन आप क्यों डाल रहे हो बच्चों पे? जब फाइनल में आपको बच्चों को पढ़ना ही है ये, तो आप इसको इंट्रो लेवल पे रखो। तो ये प्रॉब्लम थी पहले के सिलेबस की कि एग्जीक्यूटिव में भी बहुत एक्सपर्ट लेवल पे दे दिया गया था, सेम एक्सपर्ट लेवल प्रोफेशनल में भी था, तो कुछ लेवल बढ़ ही नहीं रही थी। पहले एग्जीक्यूटिव में इतना टफ था और फाइनल में भी उसी लेवल का है, तो डबल डबल हो रहा था, रिपीटेशन था। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि एग्जीक्यूटिव में बहुत ही शॉर्ट में समराइज्ड वे में दिया है, और अब जब आप फाइनल में इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ नया पढ़ रहा हूं। बहुत ही शॉर्ट में है, समराइज्ड में है, और फिर फाइनल में जब आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो कॉम्प्लेक्सिटीज अभी भी हैं, पहले ज्यादा थी अभी कम है, बट कॉम्प्लेक्सिटीज पहले भी थी, कॉम्प्लेक्सिटीज अभी भी हैं। ठीक है, टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस or new requirements which has been occurred due to the changes in the market practices, regulatory environment, and to make the regulations more readable and easier to understand. ठीक है, तो ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव से ये कमिटी बनाई गई, फिर उन्होंने चेंजेस रिकमेंड किए। ICDR committee suggestions. ICDR committee suggested certain policy changes. These suggestions were also taken to the PMAC, Primary Market Advisory Committee of the SEBI, which comprises of eminent representatives from the MOF, Ministry of Finance, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो पूरा देखता है फाइनेंस से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडस्ट्री के जो लोग थे, जो कंपनीज काम कर रही है इंडस्ट्री, मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी इंटरमीडियरीज वगैरह, एकेडमिशियन जो हम जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन में फील्ड में काम कर रहे हैं, फिर ICSI, ठीक है, ICAI, ICSI, ठीक है, सारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी लोग इस बॉडी में रहते हैं सजेशंस देने के लिए। द रिकमेंडेशन ऑफ PMAC वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ICDR. In addition to the public consultation, draft regulation along with the key policy changes were also forwarded to Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, ठीक है, MC आपने पढ़ाई होगा, Ministry of Corporate Affairs जो कंपनीज एक्ट को भी एडमिनिस्टर करता है, RBI जो बैंकिंग का रेगुलेटर है, फॉर देयर कमेंट्स। तो ये जो मेजर रेगुलेटर्स हैं इनको भी ड्राफ्ट दे दिया गया, इनको भी सजेशंस इनके लिए गए। ठीक है, तो दिया हुआ है कि क्या क्या इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब ये जो ट्रांजिशन हुआ है आपने थोड़ा बहुत कंपनी लॉ में पढ़ा होगा,
कि सीधे पूरा 1956 कंपनीज एक्ट बंद होके पूरा 2013 ऐसा रातों रात नहीं हुआ था। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सेक्शंस ग्रेजुअली इंप्लीमेंट हुए, मतलब एक आध साल तक दोनों लॉ चल रहे थे। कुछ सेक्शंस कंपनीज एक्ट 2013 के चल रहे थे, कुछ सेक्शंस 1956 के भी चल रहे थे। अलग अलग चीजों को दोनों लॉ अलग अलग टॉपिक्स पे रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि 1956 वेर एवर एप्लीकेबल। कुछ कुछ प्रोविजंस 1956 के थे वैलिड काफी समय तक, और फिर कुछ प्रोविजंस 13 के लागू किए गए थे। तो ट्रांजिशन हुआ था, काफी एक आध 2 साल उसमें लग गए थे। फिर है, आप पढ़ोगे SC/ST रेगुलेशन, टेक ओवर कोड भी चेंज हुआ था 2011 में। तो सब 2009 से लेके 2018 के बीच के ये सारे चेंजेस दिए हैं, ठीक है। तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर अभी हाल ही में ये भी, इसका नाम एक्चुअली था SBEB रेगुलेशन 2014, ठीक है। तो आप नाम भले 2014 लिखो, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर 2021 तो आगे का है, आगे का इनकॉर्पोरेशन कैसे पीछे किया गया। तो वो नाम मैंने अपडेट कर दिया है। तो इसका आप पढ़ोगे कि SBEB करके एक रेगुलेशन था 2014 जो पहली बार आया था, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स 2014। और फिर एक और स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस थे 2012 के, ये दोनों आपस में मर्ज करके इन्होंने बना दिया SBEB SE रेगुलेशंस 2021। क्लियर है क्या? तो यहां पे रेफरेंस काय का है SBEB 2014, ठीक है। तो आप भले नाम ये लिख लो। तो ये सारे लॉ 2009 से लेके 2018 के बीच में थे, हैव बीन सुटेबली इनकॉर्पोरेटेड। तो इसके जो भी मेजर अपडेट्स थे वो ICDR में अपडेट कर दिए गए। SEBI wide its notification dated 11 September 2018 issued the SEBI ICDR regulation 2018 which was effective from 60th day। immediately effective नहीं हुआ, 60 दिन बाद जो भी 60th डे होगा वहां से वो लागू हो जाएगा, ठीक है, ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो 11 सितंबर के आगे 60 डेज जहां पे कंप्लीट होंगे, 60 डे से ये इंप्लीमेंट किया गया। क्लियर है क्या? तो बस ऐसी जर्नी दी है। तो मेजर क्या इवेंट्स हैं इसके, बोलो। सबसे पहले था आपका CCI, ठीक है। CCI 1947 से पावर था, फिर सेम चीज चलती रही। फिर सेबी आ गया, ठीक है, 1992 में, ठीक है। तो इतने साल तक CCI ने ही रेगुलेट किया। फिर 1992 से सेबी को पावर दे दिए गए और सेबी ने रेगुलेशंस बनाए, DIP रेगुलेशंस 1992, ठीक है। फिर सेबी के चलते रहे रेगुलेशंस 2000 तक। फिर उन्होंने इशू किए DIP गाइडलाइंस 2000, ठीक है, जो बेसिकली कंपाइलेशन ही था अदर लॉ के माइनर चेंजेस, और प्लस ICDR में जो इतने सारे चेंजेस, सर्कुलर गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स दिए थे, उसको कंपाइल करके एक जगह दे दिया। तो कुछ खास कोई मेजर अपडेट नहीं था, DIP था, ठीक है। फिर 2009 में मेजर अमेंडमेंट आया और उन्होंने नाम बदला पहली बार, सेबी ICDR रेगुलेशन। मतलब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और बढ़ा दी गई हैं। बेसिकली डिस्क्लोजर रेजिम था, तो डिस्क्लोजर धीरे 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 बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको भी ख्याल में आएगा कि यार बहुत ज्यादा ही डिस्क्लोजर्स देने के लिए कहा गया है हर जगह। और फिर 2018 में आके सेबी ICDR 2018 अपग्रेड हुआ, नाम सेम है, बट इस बीच में जो मेजर चेंजेस थे, कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसको इसमें डाला गया। फिर SBEB रेगुलेशंस आए 2014 में। फिर SAST रेगुलेशंस आ गए 2011 में। फिर आपके बस इतना ही है, ठीक है। तो ये सारे गाइडलाइंस को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया
और सेबी आईसीडीआर 2018 आ गया। 11 सितंबर 11 सितंबर को ये नोटिफाई हुआ और वहां से 60th डे के बाद वो अप्लाई किया गया। ठीक है, तो ये पूरा आप जर्नी लिख लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी। आ जाओ, एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन 3 ऑफ आईसीडीआर एप्लीकेबिलिटी। कौन कौन से इश्यूज अगर आप कर रहे हो, कौन कौन से टाइप के इश्यूज या सिक्योरिटीज से अगर आप पैसा रेस कर रहे हो तो आपको आईसीडीआर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईसीडीआर अप्लाइज टू नंबर वन आईपीओ बाय अनलिस्टेड इशूअर। ठीक है, अनलिस्टेड हो और डायरेक्ट आईपीओ कर रहे हो तो आपको आईसीडीआर गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी। फिर अगर आप ऑलरेडी आईपीओ करके लिस्ट कर चुके हो, फिर आप फिर से पब्लिक ऑफर करना चाहते हो, फर्दर पब्लिक ऑफर करना चाहते हो बाय अ लिस्टेड इशूअर, फिर से आपको ये गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी। फिर अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, मतलब आपने आईपीओ ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी करोगे एज अ लिस्टेड एंटिटी, आप प्रेफरेंशियल इशू भी कर रहे हो, 1-to-1 शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू करके पैसा ले रहे हो, तो भी आईसीडीआर गाइडलाइंस आपको अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सब लिस्टिंग के बाद हो रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर मैं लिस्टेड ही नहीं हूं, मैंने अभी तक कभी पब्लिक ऑफर नहीं किया है, मैं एक अनलिस्टेड कंपनी हूं और मैं प्राइवेटली पैसा ले रहा हूं, तो आईसीडीआर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैं लिस्टेड ही नहीं हूं। तो मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही सब करूंगा। पर जैसे ही मैंने आईपीओ कर लिया और मैं लिस्ट हो गया, उसके बाद मैं जो भी करूंगा, जैसे भी पैसे रेस करूंगा, तो मेरे पे गाइडलाइंस अप्लाई रहेंगी। ठीक है, तो आप एक लिस्टेड एंटिटी हो गए हो, उसके बाद अगर आप प्रेफरेंशियल इशू करते हो तो भी उसके लिए गाइडलाइंस है। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही सिर्फ दे रहे हो, राइट इशू कर रहे हो, तो भी आएगा, लेकिन इसमें एक मॉनिटरी लिमिट दी है, सिर्फ एक ही जगह पे मॉनिटरी लिमिट है, वो है राइट इशू। अगर आपका राइट इशू का जो फंड रेजिंग है वो अगर 50 करोड़ और मोर है, मतलब जो बड़े राइट इश्यूज हैं जो 50 करोड़ और मोर का अमाउंट रेज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से, वो ही उन्हीं को ये गाइडलाइंस अप्लाई होंगी। मतलब अप टू, मतलब या लेस देन 50 करोड़ का आपका फंड रेजिंग है राइट इशू के थ्रू, तो ये पूरे गाइडलाइंस, मतलब राइट इशू के गाइडलाइंस आपको फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है, तो 50 करोड़ और मोर, एग्जैक्ट 50 करोड़ है तो भी गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, बाय अ लिस्टेड इशूअर वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इशू, मतलब साल भर की लिमिट है, एग्रीगेट थोड़ा थोड़ा करके भी आप रेस कर रहे हो, साल की लिमिट अगर 50 क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप बोनस शेयर दे रहे हो, आप लिस्टेड हो, बोनस इशू कर रहे हो, तो भी आपको ये गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप लिस्टेड हो, आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हो, सिर्फ क्यूआईबी से पैसा रेस कर रहे हो, तो भी आपको गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है क्या? और फिर एक नया कंसेप्ट आया है आईजीपी। खैर पहले मैं आपको सेगमेंट्स बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट पे सेगमेंट्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है हम पढ़ चुके हैं, मैं क्या बता रहा हूं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद है, मेन बोर्ड, एसएमई सेगमेंट, आईजीपी और जो अभी ऐड हुआ है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो मेन बोर्ड पे जो हम पढ़ रहे हैं वही है आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू, बोनस इशू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारे जब मैं इश्यूज कह रहा हूं तो ये कौन से बोर्ड पे हो रहे हैं? मेन बोर्ड।
ये सब मेन बोर्ड के इश्यूज हैं, ठीक है। अब अगर मैं खुद एसएमई हूं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हूं, और मैं पब्लिक ऑफर देना चाहता हूं, तब मैं यहां पे आऊंगा एसएमई। तो एसएमई में हम पढ़ेंगे सिर्फ आईपीओ, आईपीओ ऑफ एसएमई। तो आपको लिस्ट करना पड़ेगा, और आप कहां लिस्ट होंगे? एसएमई पे, एसएमई प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर अगर मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप में हूं, कुछ नया इन्वेंशन कर रहा हूं और मुझे फंड रेजिंग करना है, आईपीओ करना है, तो मैं आईजीपी पे आके लिस्ट कर सकता हूं। तो ये भी आईपीओ के ही गाइडलाइंस हैं, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, कुछ टिपिकल टाइप के जो बिजनेसेस में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया है। और फिर है कि अगर आप सोशल एंटरप्राइज हो और आप डोनेशन रेज करना चाहते हो या सिर्फ रजिस्टर भी होना चाहते हो, तो आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाले प्लेटफॉर्म पे हो सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये थोड़ा सा आपको कौन से सेगमेंट में क्या हो रहा है थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये है आईपीओ बाय एसएमई लिस्टेड ऑन द आईजीपी प्लेटफॉर्म थ्रू इशू और विदाउट इशू हम पढ़ेंगे। आईजीपी प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ लिस्ट भी हो सकते हो, फंड रेज करके भी लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और फिर एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब हमने एडीआर जीडीआर पढ़ा है। अगर इंडिया की कंपनी बाहर से पैसा ले रही है तो उसको आप कहते हो एडीआर जीडीआर। और इसी का मैं उल्टा बोलूं, बाहर की कंपनी इंडिया से अगर पैसा लेना चाहती है तो वो कौन से डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगी? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रही हैं, उसके थ्रू पैसा रेज कर रही हैं, तो उसको कहेंगे आईपीओ ऑफ आईडीआर, ठीक है। पहला डीआर आप इंडिया के इशू कर रहे हो, फंड ले रहे हो इंडियन इन्वेस्टर्स से, तो वो डिपॉजिटरी रिसीट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना होगा। तो यहां ये वाले गाइडलाइंस फॉलो आपको करने पड़ेंगे, आईपीओ ऑफ आईडीआर। फिर ऑलरेडी आप आईपीओ कर चुके हो, दोबारा से पब्लिक ऑफर डिपॉजिटरी रिसीट्स का ही लाना चाहते हो इंडिया में, तो उसको कहेंगे, एग्जिस्टिंग वालों को आप देना चाहते हो तो उसको कहेंगे राइट इशू ऑफ आईडीआर, ठीक है। तो ये दो गाइडलाइंस दी गई हैं रेगुलेट करने के लिए। अब अगर रियल लाइफ में कोई दोबारा से पब्लिक ऑफर करना चाहेगा डिपॉजिटरी रिसीट्स का, तो यहां पे एफपीओ के भी गाइडलाइंस आ जाएंगे। अभी तक इसने किया नहीं है तो गाइडलाइंस है नहीं। हमारे यहां कैसा है, जब किसी को कुछ करना है तो ही गाइडलाइन लाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नया स्पेस है। आईडीआर बहुत ज्यादा इंडिया में इशू हुए नहीं है, क्योंकि अदर कंट्री इंडिया में आके क्यों पैसा रेस करेंगी? उनको पैसे की कमी है क्या? उनको पैसे की कमी है क्या? वो तो डेवलप्ड है ना। पैसे की कमी तो हमको है, हम डेवलपिंग कंट्री है ना। डेवलपिंग कंट्री जाके डेवलप कंट्री से पैसा लेगी ना। डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री से क्यों पैसा लेगी? कोई लॉजिक ही नहीं है। इसीलिए बाहर के कंपनी ज्यादा इंडिया में आके पैसा रेज नहीं करते, क्योंकि यहां पैसा कॉस्टली है। यहां पैसा कॉस्टली है। हर चीज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा है। और डेवलप कंट्री में क्योंकि पैसा ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है पैसा का, वहां जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफी कम होता है। तो हम जब बाहर जाके पैसा रेज करते हैं, हमारे पास लॉजिक है, वहां सस्ता पैसा मिल रहा है, वहां एबंडेंस है, वहां पैसा ज्यादा है तो सस्ता है, तो इसलिए हम वहां जाके लेने जाए तो लॉजिक है, हमको सस्ता पड़ता है। उनको वहां सस्ता मिल रहा है, वो छोड़ के वो यहां आके महंगे में पैसे क्यों लेंगे? कोई लॉजिक नहीं है ना, समझ रहे हो? तो इसीलिए बहुत ज्यादा आईडीआर अभी तक इशू हुए नहीं है, और इसलिए गाइडलाइंस भी बहुत ही बेसिक लेवल पे बनाई गई हैं। क्लियर है क्या? तो ये है आपकी एप्लीकेबिलिटी। तो मेन बोर्ड वाले क्या क्या है? आईपीओ बाय अनलिस्टेड कंपनी, एफपीओ बाय लिस्टेड इशूअर, राइट इशू बाय लिस्टेड इशूअर 50 करोड़ और मोर एग्रीगेट वैल्यू अगर आप रेज कर रहे हो तो, बोनस इशू बाय लिस्टेड इशूअर, प्रेफरेंशियल इशू बाय लिस्टेड इशूअर, 5 ये हो गए मेन बोर्ड के। फिर क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाय लिस्टेड इशूअर, तो 6 आपके मेन बोर्ड के हो गए। फिर आईपीओ ऑफ एसएमई, आईपीओ ऑन आईजीपी, आईपीओ ऑन आईडीआर, और फिर राइट इशू ऑफ आईडीआर, ठीक है। ऐसे कितने हैं गिन लो। ठीक है, 5 ये हो गए, 6 हो गए मेन बोर्ड के। फिर 7th है आपका एसएमई, 8 है आपका आईजीपी। इसमें अभी एक्चुअली
सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी आता है पर आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और फिर 8th है आईपीओ ऑफ आईडीआर और 9th है राइट इशू ऑफ आईडीआर, ठीक है। 9 टाइप के इश्यूज इसमें कवर होते हैं और आप लिख लो फंड रेजिंग बाय सोशल एंटरप्राइज, ठीक है। ये भी इसमें कवर होता है, तो आपको दिया नहीं है पर है, ठीक है। चलो, तो इतने टाइप के इश्यूज हैं और अगर आप इन टाइप से पैसा रेज करोगे तो आपको आईसीडीआर गाइडलाइन फॉलो करके ही पैसा रेज करना पड़ेगा और इसी हिसाब से इन्होंने गाइडलाइंस बनाए हैं। ये गाइडलाइंस का स्ट्रक्चर है, इसमें अलग अलग टाइप के इशू के लिए अलग अलग पूरा चैप्टर बना के उसको डिटेल में लागू किया गया है। अब ये काफी सिंप्लीफाइड है। आप आईसीडीआर 2009 देखोगे तो पूरा मतलब वो कीचड़ है, उन्होंने प्रॉपरली गाइडलाइंस नहीं दी थी। मतलब सब में जो कॉमन है वो अलग दी थी और जिनका जो जो थोड़ा थोड़ा अलग है वो अलग अलग दी थी, तो समझने में बहुत दिक्कत होती थी। यहां क्या है कि हाँ भाई मैं आईपीओ कर रहा हूं, मैं बस वो एक चैप्टर फॉलो करूंगा, बाकी चैप्टर मेरे को देखने की जरूरत नहीं। मतलब एट अ टाइम पूरा आईसीडीआर आपको नहीं देखना है, आप बस जो टाइप का फंड रेज कर रहे हो वो जो चैप्टर है आपको उतना ही देखना है। मैं अगर आईपीओ ऑफ आईडीआर कर रहा हूं तो मैं आईपीओ ऑफ आईडीआर का बस चैप्टर देखूंगा, बाकी पूरा आईसीडीआर मेरे को नहीं देखना है। ऐसा पहले नहीं था, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत दिमाग लगाना पड़ता था कि यार मेरे इशू पे कौन से गाइडलाइंस अप्लाई होंगे। बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि टाइप वाइज इशू वाइज गाइडलाइंस को क्लासिफाई नहीं किया गया था, अलग ही प्रॉब्लम थे। आज बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर मैं आज आईपीओ कर रहा हूं मेन बोर्ड पे तो मैं बस चैप्टर 2 देखूंगा, बाकी सारे चैप्टर मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिंप्लीफाइड है। आपको लगेगा ये तो बेसिक है, क्योंकि आपने पुराना नहीं देखा, आपको ये लगेगा ये तो ठीक है, ये तो बेसिक है, पर ऐसा नहीं था। पहले कुछ बहुत ही ज्यादा रायता फैला दिया था, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो अब उन्होंने ये सिंप्लीफाई किया है और वाकई में सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 2 इज फॉर आईपीओ ऑन मेन बोर्ड, फिर चैप्टर 3 इज ऑन राइट इशू ऑन द मेन बोर्ड, फिर 4th एफपीओ। तो हम आईपीओ और एफपीओ अभी हम ये 2 स्टार्ट करने वाले हैं, फिर अलग से राइट इशू पढ़ेंगे, फिर प्रेफरेंशियल इशू पढ़ेंगे। अब ये स्ट्रक्चर के भी अपने चैलेंजेस हैं। जब आपने अलग अलग टाइप के इशू को अलग अलग चैप्टर दे दिया, अब अभी भी आप जब पढ़ोगे आधे से ज्यादा रेगुलेशन सबके सेम है, तो इसमें रिपीटेशन बहुत है, रिपीटेशन बहुत है। पर जैसे मैंने कहा कि मैं एट अ टाइम तो एक ही गाइडलाइन पढ़ूंगा ना। जब मैं आईपीओ ला रहा हूं मेन बोर्ड पे, मैं तो सिर्फ आईपीओ पढ़ूंगा, तो मेरे पास आईपीओ के तो सारे गाइडलाइन एक जगह होने चाहिए ना, बाकी गाइडलाइन में क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो रिपीटेशन है, इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पूरे रेगुलेशन पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो सब सेम सेम है, मर्ज क्यों नहीं कर देते। अरे पर जब मैं एक्चुअली पैसा रेस करता हूं, मैं तो किसी एक ही चैप्टर को पढ़ूंगा कॉम्प्लायंस के लिए, मैं बाकी सारे चैप्टर थोड़ी देखूंगा। तो देयर इज नो रिपीटेशन इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप एक ही चैप्टर पे फोकस करते हो, सारे गाइडलाइन एक ही जगह पे प्रॉपरली दिए हैं, तो उसको फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। पर जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यार आईपीओ के 80% गाइडलाइंस आईपीओ के भी सेम है, एफपीओ के भी सेम है, फिर राइट इशू के भी 80% सेम है। तो ये बार बार 80% सब में रिपीट क्यों किया है? आपको रिपीटेशन लगेगा क्योंकि आप पूरा गाइडलाइन एक साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। क्लियर है क्या? फिर चैप्टर 5 इज ऑन प्रेफरेंशियल इशू, चैप्टर 6 ऑन क्यूआईपी, 7 ऑन आईपीओ ऑफ आईडीआर, 8th ऑन राइट इशू ऑफ आईडीआर, 9th ऑन आईपीओ ऑफ एसएमई, 10th ऑन आईजीपी, 11th ऑन बोनस इशू, 11A ऑन रिलैक्सेशन ऑफ स्टैक्स एनफोर्समेंट, रिलैक्सेशन देने का है। और यहां कहीं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के भी गाइडलाइंस ऐड हुए हैं जो आपके बुक में अभी नहीं दिए हैं, ठीक है। और 12th है मिसलेनियस। तो ये पूरा वैसे ही टाइप्स ऑफ इशू को, हर टाइप को अलग 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 बढ़िया कवर किया गया है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे। अब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आईपीओ एंड एफपीओ, अभी हम पूरा जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा आईपीओ और एफपीओ। मेजॉरिटी रेगुलेशंस दोनों में सेम है, कुछ ही चीजें हैं जो भाई ये चीजें हैं तो ये सिर्फ आईपीओ में होती हैं, या कुछ चीजें हैं ये जो सिर्फ एफपीओ में होती हैं। जो स्पेसिफिक चीजें वो हैं पर बहुत ही कम है। तो आपको बस 2-4 जगह पे ही ध्यान देना है कि ठीक है ये गाइडलाइन जो है ना ये सिर्फ आईपीओ में होती है, आपको थोड़ा ऐसा याद रखना पड़ेगा। बाकी जो प्रोसीजर है, जो
फ्लो है वो सब पूरा सेम है, बोथ इन द केस ऑफ आईपीओ एंड इन द एफपीओ। ठीक है, ध्यान दो। तो रेगुलेशन में तो अलग अलग दिया है, पर पढ़ाते समय और इवन इंस्टीट्यूट ने भी आपको जो गाइडलाइंस दिए वो मर्ज करके ही दिए, क्योंकि पूरी सेम है। ठीक है, पर रियल लाइफ में जब आप आईसीडीआर देखोगे सब अलग अलग है, सबके पूरे गाइडलाइंस अलग अलग है, रिपीटेशन है। ठीक है, इसीलिए आप अगर ध्यान दोगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको देखो ऐसे दिखेगा रेगुलेशन 16 एंड 115, जहां जहां सेम है ना वहां वहां दो दो रेगुलेशन दिखेंगे भाई, दोनों सेम है। ठीक है, और जहां जहां देखो सेम है, हल्का सा कुछ पार्ट थोड़ा सा अलग है, एक पैराग्राफ अलग है, तो वहां उन्होंने मर्ज कर दिया है, कॉमन पार्ट अलग से दिया है, और भाई ये एक क्लॉज सिर्फ एफपीओ पे लगेगा, तो ऐसा दिया है, मर्ज करके दिया है। माइनर माइनर ही डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो आप देखोगे। ठीक है, काफी जगह पे आपको ऐसा दो 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 दिखेगा, क्योंकि वो सब सेम है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आईपीओ एंड एफपीओ दोनों क्या है, पब्लिक ऑफर्स है, ओपन पब्लिक में आप ऑफर दे रहे हो, कोई भी आके आपको पैसे दे सकता है, पब्लिक ऑफर है। लेट्स स्टार्ट। अ पब्लिक इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय एन इशूअर कैन बी ईदर एन आईपीओ और एफपीओ। ठीक है, पब्लिक इशू पब्लिक ऑफर दो टाइप के हो सकते हैं, आईपीओ एफपीओ। पहली बार है तो आईपीओ, सेकेंड या सब्सिक्वेंट कितने भी बार होगा तो एफपीओ ही उसको कहा जाएगा। एन आईपीओ इज डन बाय एन अनलिस्टेड इशूअर, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आईपीओ सिर्फ एक अनलिस्टेड कंपनी ही कर सकती है, जो पहली बार ही होता है जब आप अनलिस्टेड होते हो और फिर उसके बाद आप लिस्ट हो जाते हो। वाइल एन एफपीओ इज डन बाय अ लिस्टेड इशूअर, as per the ICDR regulations, the issuer shall comply with the following conditions before making an IPO of the specified securities. Conditions need to be satisfied both at the time of filing of draft and the final. मतलब दो चीजें होती हैं, एक है कि भाई आपको ड्राफ्ट फाइल करना है, जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया भी था कि पहले आपको सेबी को ड्राफ्ट गाइडलाइंस देनी होती है, फिर सेबी उसको स्टडी करेगा, फिर उसमें उसको आपको चेंजेस बताएगा, फिर आप उसको चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करोगे और फिर वो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है। तो जो भी हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि आपको ये फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है, तो कंडीशंस में हमेशा क्या होता है ना, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, टाइम टू टाइम चीजें बदलती भी है ना। आज मेरा कैपिटल 50 लाख है, 10 दिन बाद भी 50 लाख ही रहेगा, जरूरी नहीं है। अगर मैंने और कैपिटल रेज कर लिया तो मेरा कैपिटल बढ़ भी सकता है। तो हर समय चीजें चेंज हो रही है बैकग्राउंड में आपका बिजनेस बंद थोड़ी है, बिजनेस चल रहा है, सारी चीजें बदल रही हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो इतनी सारी हम पढ़ेंगे, ये दोनों डेट्स पे चेक होंगी। जब आप ड्राफ्ट फाइल कर रहे हो तब भी सारी चीजें चेक की जाएंगी, और जब आप फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे तब भी सारी गाइडलाइंस चेक की जाएंगी। तो दोनों टाइम पे आपको सारे गाइडलाइंस फुलफिल करने। ठीक है, विद द आरओसी, फाइनल वाला जो हम फाइल करेंगे विद द आरओसी, सब बताऊंगा मैं आगे। धीरे धीरे सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, धीरे धीरे पहले जो आपने पढ़ा वो धीरे धीरे बाद में आपको समझ में आएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आज हम रेगुलेशन 5 से स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन रेगुलेशन जो है, जिस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, न्यू में भी आ चुका है, ओल्ड में भी आ चुका है, हर जगह आ चुका है, आता ही है, सबसे मेन वो है रेगुलेशन 6। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ रेगुलेशन 6 पढ़ाऊंगा डिटेल में, उसके पूरे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके पूरे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम रेगुलेशन 6 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके जो केस स्टडीज आते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो वो सबसे मेन है, बहुत आराम से हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी मैं रेगुलेशन 5 स्टार्ट करता हूं, विच इज एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन आईपीओ नहीं कर सकता, कौन कौन से एंटिटीज आईपीओ नहीं कर पाएंगे। इन एलिजिबिलिटी, नॉट एलिजिबल, ठीक है, वो अलग से दिए हुए हैं, ध्यान दो। नंबर 1, द इशूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ। नंबर 1, इफ द इशूअर, अब कौन कौन क्या क्या है थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, तो इसको नंबरिंग दे देंगे। पहला है इशूअर एनी ऑफ इट्स प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई मेंबर या कोई भी डायरेक्टर या कोई भी सेलिंग शेयर होल्डर। अब मैं आपको एक बात ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हम ऑफर फॉर सेल करते हैं,
ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, सेलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं। तो जहां जहां रेफरेंस आएगा सेलिंग शेयर होल्डर का, वो ऑफर फॉर सेल के लिए ही होता है। अगर आप ऑफर फॉर सेल कर ही नहीं रहे हो तो सेलिंग शेयर होल्डर ये वर्ड आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो सेलिंग शेयर होल्डर्स जहां भी आएगा वो सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको मैं नंबरिंग में कहीं भी काउंट नहीं करूंगा। तो अगर मेरा नॉर्मल आईपीओ है, ऑफर फॉर सेल साथ में नहीं हो रहा है, तो मैं बस 4 लोगों को ये चेक करूंगा, इशुअर, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई मेंबर। सब हम पढ़ेंगे प्रमोटर में क्या आता है, प्रमोटर ग्रुप में क्या आता है, थोड़ा बहुत सब जगह आ जाएगा। प्रमोटर बेसिकली क्या है, जिसने कंपनी बनाई है, जिसकी विजन है, जिसने कंपनी चलाई है, जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, वो होता है प्रमोटर। और अगर वो पूरा एक ग्रुप है, उनके रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व है, तो उसको प्रमोटर ग्रुप कहेंगे। तो इशुअर खुद, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप का कोई मेंबर या डायरेक्टर, ये 4 लोग आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी, बोर्ड यानी सेबी। तो सेबी ने अगर इन चारों में से किसी को भी डिबार किया हुआ है कि भाई आप कैपिटल मार्केट में आके काम नहीं कर सकते, पैसा रेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कोई नॉन कॉम्प्लायंस किया होगा, तो नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से इन चारों में से किसी को भी, किसी एक को भी डिबार किया गया है और वो अभी भी डिबार्ड है, तो ऐसे लोग, अब इशुअर खुद है तो वो खुद पैसा रेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रमोटर हो तो आपकी जो कंपनी है जिसके प्रमोटर हो वो पैसा रेज नहीं कर पाएगी। अगर आप प्रमोटर ग्रुप के मेंबर हो तो जो प्रमोटर ग्रुप है, जो कंपनी है, वो पैसा रेज नहीं कर पाएगी। अगर आप डायरेक्टर कैपेसिटी में आपको डिबार किया गया है तो जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हो वो पैसा रेज नहीं कर पाएगी। ठीक है, कैपेसिटी है, समझना है। तो इन चारों में से कोई भी अगर डिबार्ड है तो कंपनी पैसा रेज नहीं कर पाएगी थ्रू आईपीओ। फिर है, ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो कंपनी पैसा रेज करना चाहती है वो खुद, इशुअर खुद डिबार्ड है, उसी के प्रमोटर डिबार्ड है, उसी कंपनी के प्रमोटर ग्रुप में कोई डिबार्ड है, या उसी कंपनी के डायरेक्टर डिबार्ड है, तो ये उसी का है, डायरेक्ट। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो इनडायरेक्ट का है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है इनडायरेक्ट है। कैसे, ध्यान देना। इफ एनी ऑफ द प्रमोटर, डायरेक्टर, 2 ही लोग हैं। ठीक है, ध्यान देना, कहां कितने लोग हैं वो थोड़ा धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। तो प्रमोटर या डायरेक्टर, सिर्फ 2 ही लोग हैं, प्रमोटर या डायरेक्टर में से कोई भी इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, मतलब कॉमन प्रमोटर्स या कॉमन डायरेक्टर्स हैं, कि मैं प्रमोटर हूं, मैं इसमें भी प्रमोटर हूं, मैं उसमें भी प्रमोटर हूं, मैं 2 कंपनियां प्रमोट कर रहा हूं, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मना किया है कहीं? नहीं। तो एक ही इंसान अगर मल्टीपल कंपनीज को प्रमोट कर रहा है, आए ख्याल में, तो ये कॉमन वाला है, कॉमन प्रमोटर्स हैं, कॉमन डायरेक्टर्स हैं, मैं इस कंपनी में भी डायरेक्टर हूं, मैं उसमें भी डायरेक्टर हूं। ठीक है, तो ध्यान दो, क्या होगा, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर मैं प्रमोटर हूं, ठीक है, और एनी लिखा हुआ है हर जगह, एनी, ध्यान देना, एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर, तो अगर मैं प्रमोटर हूं, मैं कंपनी 1 में प्रमोटर हूं, मैं कंपनी 2 में भी प्रमोटर हूं, तो कंपनी 1 तो नहीं ले पाएगी, कंपनी 2 भी नहीं ले पाएगी, क्योंकि मैं वहां पे भी प्रमोटर हूं। कुछ समझ में आ रहा है? तो प्रमोटर या डायरेक्टर अगर मल्टीपल कंपनीज में प्रमोटर है, या डायरेक्टर है मल्टीपल कंपनीज में प्रमोटर है, तो सारी कंपनियां डिबार्ड रहेंगी, कोई भी कंपनी पैसे रेज नहीं कर पाएगी जब तक वो प्रमोटर या डायरेक्टर डिबार्ड है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसको कहेंगे हम कॉमन प्रमोटर्स हैं, कॉमन प्रमोटर है या कॉमन डायरेक्टर्स हैं मल्टीपल कंपनीज में। तो सारे कंपनीज, जो अदर कंपनीज हैं जिनमें वो भी प्रमोटर है या उसमें वो भी डायरेक्टर है, तो वो सारे कंपनीज डिबार्ड ही रहेंगे, वो लोग पैसा रेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब फैलने वाली बीमारी है, ये कोरोना वायरस है, एक को नहीं होगी, सबको हो जाएगी। ये बस ये पॉइंट कहना चाहता है, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है, इफ एनी ऑफ द इशुअर, एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर। ठीक है, आपने लोन लिया है कोई बैंक से, और अगर आप विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में हो, आरबीआई
विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट पब्लिश करता है, तो उस विलफुल डिफॉल्टर की अगर आप लिस्ट में हो, कौन कौन, इशुअर खुद एक विलफुल डिफॉल्टर है, इशुअर के प्रमोटर्स विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, या इशुअर के कोई डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर हैं, तो वो इशुअर पैसा रेस नहीं कर पाएगी जब तक वो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में है। ठीक है, तो विलफुल डिफॉल्टर की अगर आप लिस्ट में हो, कौन कौन, इशुअर, प्रमोटर या डायरेक्टर, इशुअर, प्रमोटर या डायरेक्टर, कोई भी अगर विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में आरबीआई में, तो वो पैसा रेस नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आप एफईओ हो, एफईओ मतलब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, मतलब आप भगोड़े हो, मतलब आप देश छोड़ के भाग गए हो। क्यों? क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है, यहां के लोगों का पैसा डुबा दिया है और आप देश छोड़ के भाग गए हो, और आपके यहां पे अभी केसेस चल रहे हैं। जैसे विजय माल्या, सबसे पहला जिसने कानून बनवाने पे मजबूर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो था विजय माल्या। पहला फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया, दैट वाज विजय माल्या। तो विजय माल्या ने यहां के बैंक के लोन में डिफॉल्ट्स किए, 9,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट का पैसा बाकी है एज पर द न्यूज, और वो सब छोड़ के वो देश छोड़ के भाग गया। तो अब उसको इंडिया में क्या बुलाया जाता है, एफईओ। कोर्ट ने उसको एफईओ डिक्लेयर किया है, जिससे कोर्ट को पावर मिलता है कि वो उसके प्रॉपर्टीज को अटैच करके बेच सकता है। तो ये कानून इसलिए बना है कि भाई उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, भले वो देश के बाहर है, देश से बाहर से उसको इंडिया में लाया जाए, और इंडिया में जितने भी उसके एसेट्स हैं उनको बेच के पैसा रिकवर किया जाए। तो इसमें मतलब इशुअर, इसमें देखो इशुअर नहीं आता, क्योंकि इंसान ही भगोड़ा हो सकता है, कोई कंपनी भगोड़ा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां इशुअर कभी भी नहीं आएगा। एफईओ ये जो लॉ है, ये प्रॉपर लॉ है, प्रॉपर कानून पास हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ये इंसानों पे लगता है। तो इंसान कौन है, प्रमोटर, एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर। ठीक है, प्रमोटर डायरेक्टर दो ही लोग आएंगे। प्रमोटर डायरेक्टर अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो वो कंपनीज भी पैसा रेज नहीं कर पाएंगी जिसके आप प्रमोटर या डायरेक्टर हो। जैसे विजय माल्या जहां जहां प्रमोटर होगा वो कंपनी अब पैसा रेज नहीं कर पाएगी, विजय माल्या जहां जहां डायरेक्टर होगा वो पैसा रेज नहीं कर पाएगी। क्लियर है क्या? तो कौन कौन अभी तक अनाउंस हो गया है, पहला है विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे 3 लोग अभी तक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो 4 ऐसे डिस्क्वालिफिकेशंस कहेंगे या नॉन एलिजिबिलिटी कहेंगे कि ये लोग पैसे रेस नहीं कर पाएंगे। अब जहां जहां डिपार्टमेंट लिखा हुआ है कि आपको डिबार किया गया है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पास्ट में डिबार्ड थे, क्योंकि डिपार्टमेंट जब भी होता है एक समय के लिए होता है। भाई 1 साल के लिए आपको डिबार किया गया है, 2 साल के लिए डिबार किया गया है, 3 साल के लिए डिबार किया गया है। डिपार्टमेंट एक पीरियड के लिए होता है। तो ये तो समझ में आता ही है कि जब तक मैं डिबार्ड हूं तब तक मैं पैसे रेज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब अगर मेरा डिपार्टमेंट का पीरियड खत्म हो गया है उसके बाद तो मैं रेज करना मतलब अलाउड होना चाहिए। सजा तो काट ली ना मैंने, 5 साल आपने मेरे को डिबार किया, 5 साल तक मैंने पैसे रेज नहीं किए। अब जब मेरा पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट खत्म हो गया है, मेरे जेल की सजा खत्म हो गई, तो मैं तो बाहर जाऊंगा ना। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है, ध्यान दो, ये नोट क्या है, क्लैरिफिकेशन है कि जिन जिन का पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट खत्म हो गया है उनको ये ऊपर नॉन एलिजिबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये नॉन एलिजिबिलिटी कब तक अप्लाई होगा, जब तक आप डिबार्ड हो, जब तक पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट चल रहा है तब तक आप पैसा रेज नहीं कर पाओगे। जैसे ही पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप पैसा रेज कर सकते हो, फिर ये पॉइंट्स आप पे अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है क्या? तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। डिपार्टमेंट का ये जो वर्ड है ये 2 क्लॉज में आता है, ए और बी। देखो ए और बी ये 2 में ही डिपार्टमेंट वर्ड आता है, तो ए और बी का ही बात हो रहा है। द रेस्ट्रिक्शंस अंडर ए एंड बी अबाउ शैल नॉट अप्लाई। क्या मतलब होता है, ऊपर कहा जा रहा है कि आप पैसे रेज नहीं कर सकते, तो ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, मतलब आप पैसे रेज कर सकते हो। ठीक है, कैन रेज फंड्स, इसका मतलब क्या निकलेगा कि आप पैसे रेज कर सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। to the persons or entities mentioned therein who were debarred, were past tense, who were debarred in the past by the SEBI and the period of debarment is already over as on the date of filing DOD, draft of a document with the SEBI। तो अभी जब आप फंड रेजिंग कर रहे हो, जो सबसे पहली स्टेप होती है दैट इज ऑफिशियली आप पैसे रेज कर रहे हो। इसका क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा कि आप फंड रेज करने वाले हो? DOD, जो भी लोग DOD फाइल कर रहे हैं, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं सेबी के पास फॉर परमिशन, मतलब वो पैसा रेज करना चाहते हैं।
तो उस डेट पे हम चेक करेंगे। डीओडी जब आप फाइल करें उस डेट पे अगर पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट खत्म हो गया है मतलब आप एलिजिबल हो, और डीओडी फाइल करते समय पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट अभी भी चल रहा है मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। तो कट ऑफ डेट क्या है जब ये चेक किया जाएगा? डीओडी फाइलिंग डेट विद द सेबी। क्लियर है क्या? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी फॉर्मेट में होता है कि ये डायरेक्टर है, ये एफईओ डिक्लेयर हो गया है, बताओ कंपनी पैसा रेस कर पाएगी कि नहीं? तो नहीं कर पाएगी। फिर भाई कंपनी का ये प्रमोटर है, ये डिबार्ड है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट और उसका पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट चल रहा है, तो कंपनी एलिजिबल नहीं रहेगी। या उसका पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया है तो मतलब वो एलिजिबल रहेगी। समझ रहे हो? इस टाइप से आपको एलिजिबल है नहीं है इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, तो अच्छे से आपको बस समझ लेना है। तो ये पहला क्लॉज था, ठीक है, 4 क्लॉज थे ए बी सी डी। अब सेकंड है, ये अलग ही है, ध्यान दो, ये अलग ही है और काफी लोगों को ये समझ में भी नहीं आएगा, बट स्टिल हम पढ़ेंगे इसको। ध्यान दो, issuer shall not be eligible to make an IPO if there are any outstanding convertible security or any other right which would entitle any person with an option to receive the equity shares of the issuer। तो कोई भी राइट है, सिक्योरिटी है जो अल्टीमेटली उसके बदले में आपको इक्विटी शेयर मिलने वाले, तो जब तक ऐसे राइट्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग है मतलब जिंदा है, तब तक आप आईपीओ नहीं ला सकते। जो लॉजिक मुझे समझ में आता है वो ये है कि जब मैं अनलिस्टेड हूं, ध्यान दो मैं आईपीओ की बात कर रहा हूं, मतलब ये एग्जिस्टिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग मतलब आपने ऑलरेडी इशू की है, और जब आपने इशू की थी तब आप कौन थे? अनलिस्टेड थे, मतलब ये मैरिड अनमैरिड टाइप है, समझ रहे हो? तो जब आपने ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज दी थी, आपने सपोज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिए थे और आपने बोला था कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बदले में मैं शेयर्स दूंगा, इक्विटी शेयर्स। कौन से इक्विटी शेयर्स? अनलिस्टेड ना, आप अनलिस्टेड हो, आपने अनलिस्टेड कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं और आपने इक्विटी शेयर देने का प्रॉमिस किया है, तो वो भी तो अनलिस्टेड की वादा किया था ना। अब अगर आप इस बीच में लिस्ट हो जाते हो तो आपके शेयर्स तो शेयर्स ही होते हैं, लेकिन आप एक लिस्टेड एंटिटी हो जाते हो। समझ रहे हो? अगर आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपकी उससे शादी नहीं हुई, तो अब वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो किसी और की बीवी है, आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड समझ के उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। वैसा ही है कि जब आपने अनलिस्टेड थे, आपने शेयर्स का वादा किया था, पर तब वो अनलिस्टेड कंपनी थी, तो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स देने के वादे किया था। अब इस बीच में अगर आपने शादी कर ली, आईपीओ कर लिया, तो आप अनलिस्टेड नहीं रहोगे ना, फिर आप लिस्ट हो जाओगे। और लिस्टेड शेयर्स हम नहीं दे सकते क्योंकि फर्क पड़ता है। अनलिस्टेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स अलग होते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर अलग होते हैं। अलग होते हैं मतलब उनकी वैल्यू, उनकी ट्रांसफरेबिलिटी काफी बदल जाती है। तो इसीलिए मना किया है कि जब तक ये कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग है तब तक आप आईपीओ मत करो, पहले उसको पूरा निपटा लो, पूरा निपटा लो। जितना भी समय आपने दिया था वो समय कंप्लीट कर लो, उनको अनलिस्टेड इक्विटी शेयर दे दो, कन्वर्ट कर लो, सब खत्म कर लो, फिर आप भले आईपीओ करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर बीच में आईपीओ मत करो। ठीक है? तो ये लॉजिक मेरे हिसाब से मेरे को समझ में आता है और ये काफी जगह आएगा। ठीक है? मतलब ये जो ट्रांजिशन है अनलिस्टेड से लिस्टेड, इसको काफी जगह इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये स्टेटस जो आपका बदल रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है? फिर इसके एक्सेप्शंस दिए हैं कि कुछ टाइप के कन्वर्टेबल्स अलग होते हैं, वो रूटीन होते हैं, उनका कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है? तो उनको एग्जाम किया गया है कि ये कन्वर्टेबल है तो भी आप आईपीओ कर सकते हो, क्योंकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? प्रोवाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ दिस सब रेगुलेशन, ये जो ऊपर लिखा है सब रेगुलेशन 2 शैल नॉट अप्लाई, मतलब ऊपर का लॉ कह रहा है कि आप इन एलिजिबल हो, और फिर ये कह रहा है कि वो ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, मतलब आप क्या हो जाओगे? एलिजिबल। समझो लॉ की लैंग्वेज, समझो मतलब ये जो ए और बी है ये क्या हो गए? एलिजिबल। ठीक है? कि ये लोग एलिजिबल हैं, ये आउटस्टैंडिंग है तो चलता है, आप आईपीओ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी कन्वर्टेबल या कोई राइट जो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, इसके अलावा कुछ भी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है? तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? नंबर 1, आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस। कौन से ऑप्शंस? ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज, इसी को कहते हैं ईसॉप।
इसी को हमने अभी पढ़ा था, एसबीईबी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी ईसॉप स्कीम आपने पढ़ी भी होगी अकाउंट्स में, लॉ में, अलग अलग। ठीक है, तो अगर आपने ईसॉप दिए हैं जो कि एम्प्लॉयज को देते हैं, जिनका पर्पस ही कुछ अलग ही होता है, पूरी स्कीम ही अलग चलती है, ठीक है, तो वो चलता है क्योंकि वो चलते रहती है। ईसॉप स्कीम लंबे समय तक चलती है, सालों साल चलती है। अगर ईसॉप के वजह से आप आईपीओ नहीं कर पाएंगे तो फिर तो आप कभी आईपीओ कर ही नहीं पाओगे, और उसके बेनिफिशियरी भी एम्प्लॉयज ही होते हैं। और वो जो ईसॉप वो उनको मिलते भी हैं, वो काम की वजह से मिलते हैं। वहां पैसे का जो काम है वो बहुत कम है, मॉनेटरी जो पैसा देके आप शेयर्स खरीदते हो उसका वैल्यू कम है, और वो जो काम कर रहे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए यहां चल जाता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज वेदर करंटली एन एम्प्लॉय और नॉट, मतलब काफी लोग होते हैं ना जॉब छोड़ देते हैं, पर उनको ईसॉप ग्रांट किया गया है, या वो मतलब वेस्ट हो गए थे, आपने पढ़ा होगा ना, वेस्ट अनवेस्ट। तो अगर शेयर्स वेस्ट हो गए थे, बाद में उसने जॉब छोड़ भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, तो अभी वो एम्प्लॉय है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर वो ईसॉप दिए गए हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय था, और अब आज की डेट में जब आप आईपीओ करना चाहते हो, आज की डेट में एम्प्लॉय है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। परसुएंट टू द ईसॉप स्कीम, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने की होगी, क्योंकि आप आईपीओ कर रहे हो, मतलब आप अनलिस्टेड हो, मतलब आपने कंपनीज एक्ट फॉलो करके ये सब किया होगा। एंड द रेलेवेंट गाइडेंस नोट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ एनी इशूड बाय द आईसीएआई और परसुएंट टू द कंपनीज एक्ट इन दिस रिगार्ड, मतलब आपका ईसॉप अगर आउटस्टैंडिंग है तो चलता है, आप आईपीओ बीच में कर सकते हो। फिर है फुल्ली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड on or before the date of filing red herring prospectus in case of book build issue or the prospectus in case of fixed price issue, मतलब वो पहले ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग थी और आपके आईपीओ के पहले वो कन्वर्ट भी हो गई है, तो वो तो ऊपर आएगी नहीं ना, मतलब वो इनएलिजिबल क्यों रहेगी, समझ रहे हो। तो कोई चीज है फुल्ली पेड अप है और वो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइनल जो प्रोस्पेक्टस आपका होगा उसके पहले अगर वो कन्वर्ट भी हो जाएगी तो इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही कन्वर्ट हो गई ना। आईपीओ का जो प्रोस्पेक्टस आप फाइल करोगे उसके पहले ही कोई कन्वर्टेबल अगर कन्वर्ट हो जाती है तो वो भी आपके आईपीओ को रोक नहीं पाएगी, आप एलिजिबल रहोगे क्योंकि आप पहले ही उसको कन्वर्ट कर ले रहे हो। क्लियर है क्या। तो ये तो लॉजिकल एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर वो ऑन और बिफोर ही कन्वर्ट हो जाती है और वो जब आप प्रोस्पेक्टस फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो उस वक्त वो है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर वो इनएलिजिबल क्यों रहेगा, वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या। तो सपोज कि कोई कन्वर्टेबल मैंने इशू किया है 1/1/2023 में, ठीक है, और सपोज मैं आईपीओ ला रहा हूं 1/9/2024, ठीक है, मेरा फाइनल प्रोस्पेक्टस ये डेट पे मैं फाइल कर रहा हूं, और ये अगर जो मैंने पास में इशू किया था ये सपोज 31 जुलाई को कन्वर्ट हो रहा है 2024, मतलब मेरे फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले ये कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 1 सितंबर को वो आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर समझ रहे हो मैं इनएलिजिबिलिटी में कवर नहीं हुआ ना, क्योंकि वो फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करते समय आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, पहले था, मे बी ड्राफ्ट के समय भी हो, लेकिन अगर फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो भी आपको अलाउ किया गया कि आप आईपीओ कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर है क्या। यहां ड्राफ्ट नहीं लिखा है, बस वो ध्यान देना, डेट ऑफ फाइलिंग द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस, मतलब ये फाइनल प्रोस्पेक्टस के वर्ड्स होते हैं, ड्राफ्ट वर्ड कहीं नहीं लिखा है। तो ऊपर हमने पढ़ा, सब में क्या पढ़ा था, डीओडी फाइल करते समय चीजें चेक की जाती हैं, पर यहां हल्का रिलैक्सेशन है कि चलो डीओडी फाइल करते समय हो सकता है आउटस्टैंडिंग हो, पर वो अगर फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले कन्वर्ट हो गया है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हल्का सा कुछ दिनों का ऐसा समझ लो रिलैक्सेशन है। ठीक है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब इसको लिख लो फाइनल, ये जो फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है उसी को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग, और सिर्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं इन केस ऑफ फिक्स प्राइस इशू। दो टाइप के होते हैं, मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूं। क्लियर है क्या। तो ये पूरा एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 5 नॉन एलिजिबिलिटी, कि ये सारे लोग
एलिजिबल नहीं होंगे, ये कंपनी एलिजिबल नहीं होगी फॉर मेकिंग एन आईपीओ, और फिर उसके एक्सेप्शन जो हमने पढ़े। क्लियर है? धीरे धीरे सब ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम रेगुलेशन 6 पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग एन आईपीओ। एलिजिबिलिटी, कौन आईपीओ कर सकता है, उसको क्या कंडीशंस फॉलो करनी होंगी टू बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ। सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।